का छात्र हूँ और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ संस्कृत में सब्जियों, फलों व जानवरों के नाम। उष्ट्र ऊँट, जलाश्वः गेंडा, गंडकः दरियाई घोड़ा, वनगर्दभः ज़ेब्रा, गजः हाथी, वन मनुष्य गोरिल्ला, सेवम सेब, कालिंगम तरबूज, करक्षम स्टार फ्रूट, महामरीचिका शिमला मिर्च, द्राक्षा अंगूर, अनानासम पाइनएप्पल। धन्यवाद। करक्षम स्टार फ्रूट। कमरक्षम। कमरक्षम कमरक्षम क्या है? स्टार फ्रूट है। मेरा नाम राघवेंद्र वंशी है। मैं कक्षा 7वीं का छात्र हूँ और आज मैं आपको संस्कृत के आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रमा के शब्द रूप बताने वाला हूँ। रमा रमे रमा, रमाम रमे रमा, रमया रमाभ्याम रमाभि, रमया रमाभ्याम रमाभ्ये, रमया रमाभ्याम रमाभ्ये, रमया रमेयो रमानाम, रमायाम रमेयो रमासु, हे रमे हे रमे। अरे धन्यवाद। संस्कृत में उच्चारण बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ रत्ती भर हेर फेर बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारा उच्चारण उसके अनुसार नहीं हुआ। यस सर। मैं आर्य हीरकवंशी कक्षा 6 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने भाषा, बोली एवं लिपि का वर्णन अपनी सहपाठिनी काजल के साथ करने जा रही हूँ। भाषा भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। भाषा के दो भेद होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा जब मनुष्य अपने विचारों को दूसरों के समक्ष बोलकर प्रस्तुत करता है और दूसरे उसे सुनकर समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा जब मनुष्य अपने विचारों को दूसरों के समक्ष लिखकर प्रस्तुत करता है और दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। बोली भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। बोली देश के किसी भी भाग में बोले जाने वाली वह भाषा है जिसका अपना साहित्य नहीं होता, अपनी लिपि नहीं होती। वर्तमान में इसका प्रयोग केवल बोलने के लिए प्रयुक्त होता है। किसी भाषा के वर्णों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। कुछ प्रमुख भाषाओं की लिपियाँ निम्न हैं। कुछ प्रमुख भाषाओं की लिपियाँ निम्न हैं। हिंदी की देवनागरी लिपि, संस्कृत की देवनागरी लिपि, पंजाबी की गुरुमुखी लिपि, मराठी की देवनागरी लिपि, अंग्रेजी की रोमन लिपि एवं उर्दू की फारसी लिपि। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। समीर सहपाठी काव्य जाट कक्षा 6वीं के छात्र हैं। आज का हमारा विषय भारत की विभिन्न भाषाओं के बारे में है। भारत में कुल 22 तरह की भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। वह 22 भाषाएं निम्न प्रकार से हैं: हिंदी, संस्कृत, डोंगरी, मैथिली, तेलुगु, कोंकणी, तमिल, उर्दू, असमिया, पंजाबी, कन्नड़। बाकी की बची कुछ भाषाएं मेरी सहपाठी काव्य जाट बोलेगी। बाकी की बची 11 भाषाएं निम्न रूप से हैं। पहली मराठी, बोडो, बांग्ला, गुजराती, नेपाली, संथाली, कश्मीरी, उड़िया, सिंधी, मणिपुरी, मलयालम। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। कन्नड़ कहाँ बोली जाती है? मैम जो थोड़ा बहुत पता है मैम, जो भाषा जो आप बताओ। कन्नड़ साइड से कर्नाटका के एरिया में बोली जाती है। कर्नाटका, तमिल,
तमिलनाडु में केरला 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 केरला। ठीक है, तो आपको ये सब पता है, तो कौन सी स्टेट में बोली जाती है ये भी आपको पता है? बहुत अच्छा नॉलेज है। राजभाषा का क्या मतलब है? राजभाषा मतलब वो राज्य में बोली जाती है। जिस राज्य में बोली जाती है वह राजभाषा होगी। यही समझना है राज्य भाषा और राजभाषा। हिंदी हमारी कौन सी भाषा है? राजभाषा है। राजभाषा का मतलब है राजकाज की भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। इसलिए राजभाषा का मतलब नहीं राजभाषा में समझ लेना। व्याकरण के एक विषय विराम चिन्ह के बारे में बताने वाला हूँ। उसकी परिभाषा है वाक्य लिखते समय जिन स्थानों पर रुकावट या फिर विराम की ज़रूरत होती है वहाँ जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं पूर्ण विराम, अल्पविराम, अर्धविराम और विस्मयादिबोधक चिन्ह। पूर्ण विराम तब प्रयोग किया जाता है जब वाक्य पूर्ण हो जाता है। अल्पविराम तब प्रयोग किया जाता है जब पूर्ण विराम से कम रुकावट की ज़रूरत होती है। और अर्धविराम तब प्रयोग किया जाता है जब पूर्ण विराम से कम और अल्पविराम से ज़्यादा रुकावट की ज़रूरत होती है। और विस्मयादिबोधक चिन्ह तब प्रयोग किया जाता है जब वाक्य किसी हर्ष, उल्लास या फिर आश्चर्य का बोध कराता है। धन्यवाद। चलिए। और संबोधन आपके पास नहीं है? आपके पास नहीं है? चलो सर से पूछो, कौन सा होता है? सर कौन सा? बोधक और संबोधन दोनों के संकेत एक ही हैं, एक ही चिन्ह दोनों देखा। मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ और आज मैं हिंदी व्याकरण का विषय संधि समझाने जा रहा हूँ। संधि पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। उदाहरण विद्या प्लस आलय विद्यालय। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि किसी भी 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण देव प्लस आलय देवालय। व्यंजन संधि किसी भी व्यंजन का किसी दूसरे व्यंजन या स्वर से मेल होता है उन्हें व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण सत प्लस जन सज्जन। विसर्ग संधि किसी भी विसर्ग का किसी व्यंजन या स्वर से मेल हो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण दुष् प्लस कर दुष्कर। धन्यवाद। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। स्वर व्यंजन सत प्लस जन सज्जन। स्वर का व्यंजन से पहले स्वर बाद में व्यंजन। याद रखना कभी नहीं हो सकता, पहले स्वर और बाद में व्यंजन कभी मेल नहीं होगा। संधि के तुमने 3 भेद बताए। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। 4 क्यों नहीं है? 2 क्यों नहीं है? किसी भी विषय की पढ़ाई में ध्यान रखना, याद रखना कि कुछ भी है तो ऐसा ही क्यों है और क्यों नहीं है। बहुत सामान्य सी बात है। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? 3 शब्द के पहले वर्ण का मेल होता है तो सीधी सी बात है कि जितने प्रकार के वर्ण होंगे उतने प्रकार की संधि होगी। समझे? क्योंकि वर्ण 3 प्रकार के होते हैं इसलिए संधि। कक्षा 7 का छात्र हूँ और आज मैं हिंदी व्याकरण के अव्यय के बारे में बताने जा रहा हूँ। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल के आदि परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय के 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंधबोधक, समुच्चयबोधक और विस्मयादिबोधक। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। संबंधबोधक वह अव्यय शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम
का संबंध वाक्यों के अन्य शब्दों से करते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक वह शब्द जो दो शब्दों, दो वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय विस्मय आदि बोधक वह शब्द जो किसी के भाव आदि को बताते हैं उन्हें विस्मय आदि बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण हर्ष, क्रोध आदि। इस अव्यय शब्द का अर्थ क्या होता है? वह शब्द जो किसी लिंग भाषा या तुम्हें वचन बता दूं, शब्द का अर्थ जो किसी लिंग वचन से मीनिंग व्यय का मीनिंग क्या है? व्यय शब्द का अर्थ खर्च करना। और अव्यय का मतलब कि जिसमें कभी कुछ खर्च न हो सके। और यही आ जाओ व्याकरण वाले सारे बच्चे एक बार मेरे पास। व्याकरण जब पढ़ते हो जो भी हेडिंग है, चैप्टर है, उसके नाम का मीनिंग जान लो, परिभाषा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर शीर्षक का वर्ड मीनिंग जो है वही उसकी परिभाषा है, समझे? हर वर्ड का मीनिंग। और जैसे अव्यय है, अव्यय का मतलब कि जिसमें कोई बदलाव नहीं हो, वही परिभाषा। जैसे तुमने संधि बताया, संधि का मतलब जोड़, वही हो रहा है, जोड़ हो रहा है। छात्र हूँ। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण के विषय वाक्य के बारे में बताने जा रहा हूँ। वाक्य में वाक्य के क्या क्या तत्व हैं, क्या सब होना चाहिए वाक्य में? कर्ता और क्रिया होना चाहिए। हाँ। मैं संजीवनी जैन कक्षा 6 की छात्र आज आप सभी के सामने वेदों का वर्णन करने जा रही हूँ। वेद शब्द संस्कृत भाषा के वेद धातु से बना है। वेदों की रचना श्री वेद व्यास जी ने की थी। वेद प्राचीन भारत के पवित्र। किसने पढ़ाया तुम लोग? वेद व्यास ने रचना किया? वेदों की रचना वेद व्यास ने नहीं की। वेदों के रचनाकार का नाम किसी को नहीं पता। शिक्षक वह जान लीजिए, बच्चे को नहीं। वेदों की रचना ऋषि मुनियों ने अपने तपस्याओं से अलग अलग सूत्र बनाए। उनको किसी को नहीं पता कि कौन सा सूत्र किनका बनाया हुआ है। उसको उनके शिष्य रखते गए और बाद में इसकी छात्र छात्रा हैं। आज हम सभी आप सबको पंच तत्व के बारे में बताने वाले हैं। नाम बता दो खाली, क्या है कौन सा? अपने नाम बताइए। आकाश, अग्नि, समय, जल, वायु, पृथ्वी। कौन से तत्व में 6 कैसे हो गए? समय को जानना है। ठीक है, बढ़िया। बहुत अच्छा लगा। सुप्रभात अतिथिगण, आई एम श्वेता रघुवंशी एंड आई एम प्रगति कुमारी एंड आई एम समृद्धि जैन। संगीत एक अद्भुत कला है। ये पूरी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है। ये 2 पद्धति का होता है, वेस्टर्न और इंडियन, वेस्टर्न म्यूजिक में केवल सुरों का मेल देखा जाता है, जबकि भारतीय संगीत में समय के आधार पर इसकी रचना की गई है और इसमें मौसम तक के रागों का भी वर्णन किया गया है। इसमें पंडित विष्णु नारायण जी का सबसे बड़ा हाथ है। चलिए अब कुछ हम इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानते हैं। यह है गिद्धा और यह है चाटी। और हम तबले में केलवा ताल मात्रा 8 बजा रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। सर ये हारमोनियम है। हवा निकलने वाला होगा।
चलाओ सारा